हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी पेपर जो होने वाले हैं उन्हीं के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन यदि आपका अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी दी आपको उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन सी दी आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑप्शन दी आपको एशिया महाद्वीप। तो अगर हम महाद्वीपों की बात करें, अगर पूछे कितने महाद्वीप, टोटल आपके 7 महाद्वीप है। अगर हम मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा है सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर अगर पूछे कौन सा महाद्वीप आता है तो आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, ये आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर की बात करें तो आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और चौथे नंबर पे आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप चौथे नंबर है। पांचवें नंबर की बात करें, पांचवें नंबर पर कौन सा आता है, पांचवें नंबर आता है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप पांचवें नंबर पे। और छठे नंबर की बात करें, छठे नंबर पे कौन सा है तो छठे नंबर पे आपका यूरोप, छठे नंबर पे यूरोप है। और सातवें नंबर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आपके महाद्वीपों का क्रम है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पे उत्तर अमेरिका, चौथे पे आपका दक्षिण अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका और छठे पे यूरोप और सातवें यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से यही बात कर लें, किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर कौन सा है, ये आपका एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर भी आपका कौन सा आता है, अफ्रीका महाद्वीप भी दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पर आता है आपका यूरोप महाद्वीप, तीसरे नंबर पे यूरोप है। और चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर पे है आपका उत्तर अमेरिका और पाँचवें नंबर पे आपका दक्षिण अमेरिका, पाँचवें नंबर दक्षिण अमेरिका। और छठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवें नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन सा, निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा था विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो चौथा अगर तो विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यानी कौन सा हो गया आपका आंसर, आपका सी। आंसर सी हमारा जो है सही आंसर होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है आपके विश्व का सबसे चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, अगर हम यहीं पर देश की बात कर लें, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश बात करें, सबसे बड़ा देश तो आपका रूस है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। रूस के बाद कौन सा है, रूस के बाद आता है आपका कनाडा। कौन सा है, कनाडा। रूस के बाद कनाडा आता है। कनाडा के बाद आता है आपका यूएस यानी अमेरिका आता है। कौन सा आता है, अमेरिका। फिर आता है आपका चीन, चीन। ठीक, इसके बाद आता है आपका ब्राज़ील। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है आपका भारत। कौन सा है, ये आपका भारत है। भारत के बाद है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, ये क्रम किसका है, ये आपके देशों का, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से घटते हुए क्रम में आपके देशों का ये क्रम दिया हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे पर आता है आपका अमेरिका, चौथे पे चीन, पाँचवें पे आपका ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और भारत आपका सातवें नंबर आता है। ठीक, भारत आपका सातवें नंबर। आठवें नंबर पर कौन सा है, अर्जेंटीना आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया आपको बाबरनामा बाबर, ऑप्शन भी दिया आपका शाहजहांनामा, शाहजहांनामा। ये क्या है, शाहजहांनामा है। ठीक है,
शाहजहाँ नामा दिया आपका मोहम्मद ताहिर, ऑप्शन सी दिया हुमायूं नामा हुमायूं, और ऑप्शन डी दिया तुझु के जहांगीरी जहांगीर। इसमें मतलब इनके किताबों के बारे में मतलब नाम और किताब दिए हुए, मतलब कौन किसकी किताब है। ठीक है, अगर पूछे बाबर नामा किसके द्वारा लिखी गई, तो लिखी गई थी आपके बाबर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? बाबर के द्वारा, यानी पहला सही है। शाहजहाँ नामा की बात करते हैं, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखी गई। इनका पूरा नाम है इनका मोहम्मद ताहिर इनायत खां, मोहम्मद ताहिर इनायत खां, मोहम्मद ताहिर इनायत खां इनका पूरा नाम है। ठीक है, और हुमायूं नामा की बात करते ये किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम। ठीक है, ये कौन थी? तो इनकी चचेरी बहन थी। ठीक, हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है यही गलत होता है। ठीक, ये मतलब गलत है क्योंकि दिया था हुमायूं नामा हुमायूं, लेकिन हुमायूं नहीं लिखे थे, किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं के कौन सी चचेरी बहन थी। ठीक, और तुझु के जहांगीरी की बात करें, जहांगीरी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया आपका ताप्ती नदी, ऑप्शन बी दिया आपका माही नदी, ऑप्शन सी दिया आपका नर्मदा नदी, और ऑप्शन डी दिया आपका महानदी। ऑप्शन डी क्या दिया है? महानदी। ठीक, इसकी बात करा उकाई नदी की, अरे सॉरी उकाई बांध का, उकाई बांध अगर पूछे किस नदी पर है तो आपके ताप्ती नदी पर। किस पर है? ताप्ती नदी पर, नहीं ऑप्शन नहीं हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम और बांध की बात करें, ठीक है, जैसे आपका पूछ लेता आपका हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध अगर पूछे किस नदी पर है तो आपके महानदी पे है। कहाँ है? महानदी पर। कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद अगर पूछे फरक्का बांध, फरक्का बांध, फरक्का बांध अगर पूछे किस नदी पर है तो आपके हुगली नदी पर है। किस पर है? हुगली नदी पर। कहाँ पर है? आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इसके बाद बात करें सलाल बांध, इसे सलाल परियोजना के नाम से जाना जाता है। सलाल बांध किस नदी पर है? तो आपके चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है? ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एक है आपका उरी बांध, उरी बांध अगर पूछे ये कहाँ पर है, किस नदी पर है तो आपके झेलम नदी पर है, झेलम नदी। अब पूछे किस राज्य में है तो अभी आपके उत्तर प्रदेश, जबकि आपकी एक यूटी है। ठीक है, सॉरी करे उत्तर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा? उरी बांध जो कहाँ पर है? आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद आपके भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ पर है? तो आपके सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। ठीक है, अगर पूछे कहाँ पर है तो आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, यानी हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब में स्थित है। ठीक, एक है आपका रिहंद बांध, ये है आपके कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध नदी कौन सी है? रिहंद नदी ही है। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। कहाँ पर है? ये आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। ठीक है, इसी प्रकार बात करें माता टीला बांध, माता टीला बांध ये कहाँ पर है? ये आपके बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। ये कहाँ पर है? ये आपके झारखंड में है, झारखंड में। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी कहाँ पर? झारखंड। किस राज्य में है? आपके झारखंड राज्य में है। ठीक, और अगर हम बांध की बात करें जैसे हो गया आपका मैथन बांध, मैथन बांध ये आपके बराकर नदी पर, बराकर नदी कहाँ पर है? ये आपके तेलंगाना में है। कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक, तेलंगाना में। तेलंगाना में आपके कौन सा है? बराकर, बराकर नदी पर आपका मैथन बांध है। ठीक है, इसी प्रकार का आपका इडुक्की बांध, इडुक्की बांध ये कहाँ पर है? आपके पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर है। किस राज्य में है? तो आपके केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। दिया था आपका कि उकाई बांध किस नदी पर है? तो आपके ताप्ती नदी पर है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं हीराकुंड बांध अगर पूछे कहाँ पर है? महानदी नदी, महानदी पर। ठीक, उड़ीसा में है। फरक्का बांध हुगली नदी पर, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। सलाल बांध की बात करें तो आपको चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है।
उरी बांध झेलम नदी पे भी आपके जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो आपके सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। रिहंद बांध की बात करें तो आपके रिहंद नदी पर ही है। ठीक, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। माता टीला बांध की बात करें तो बेतवा नदी पर है, ये भी कहाँ पर है? आपके झारखंड में है। ठीक, और इधर देखते हैं, इधर दिया का मैथन बांध कहाँ पर है? बराकर नदी पर है। किस राज्य में है? तेलंगाना में है। ये क्या आपका इडुक्की बांध पेरियार नदी पे किस राज्य में? केरल। किस राज्य में? आपके केरल में है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा, मतलब कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है किस परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन ने दिया आपका भारतमाला परियोजना, अरे ऑप्शन ने दिया आपका शुभमाला, ऑप्शन में दिया आपका भारतमाला, ऑप्शन से दिया आपका सागरमाला और ऑप्शन डी दिया आपका दीपमाला। किसके बाद? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो होती है आपके, अगर पूछे किस जो स्वर्णिम चतुर्भुज है मतलब किसका, मतलब किस परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, तो किसका है? पूछा है दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता, मतलब 4 शहरों को जोड़ने वाला कौन सा है? कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हिस्सा है, मतलब किसका हिस्सा है? किस परियोजना का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? तो आपके भारतमाला का, किसके? भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक, किसका हिस्सा है? आपके भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता, इनके बीच मतलब कौन कौन से मतलब हाईवे हैं जो आपके जोड़ते हैं, कितनी दूरियां हैं, तो इनका लोकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका, ऐसे हो गया दिल्ली, इधर हो गया आपका कोलकाता, क्या हो गया? कोलकाता। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें कोलकाता मुंबई, ठीक है, मुंबई, और इधर है आपका चेन्नई। ठीक, चेन्नई। ठीक है, इसी प्रकार कुछ इसके लोकेशन बनते हैं। मुंबई, ठीक है, तो अगर हम पूछे दिल्ली और कोलकाता को, अगर पूछे कौन से हाईवे जोड़ती है, तो इन्हें जोड़ती है आपके NH19 जो आपकी दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। अगर पूछे इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी आपकी 1435 किमी, 1435 किमी की दूरी है। NH90 की लंबाई कितनी, मतलब दिल्ली और कोलकाता के बीच की, मतलब पूरी लंबाई दिल्ली और कोलकाता के बीच की लंबाई कितनी है? 1435 किमी है। ठीक, अगर पूछे दिल्ली और मुंबई को कौन सा हाईवे यानी नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपको NH48। अगर पूछे NH48 की लंबाई कितनी है, तो आपकी 1419 किमी, 1419 किमी। ठीक है, ये आपके दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी है। ठीक, मतलब ये जो आपके NH48 है, इसकी लंबाई कितनी है दिल्ली से मुंबई के बीच में? आपके 1419 किमी। और अगर सब पूछे मुंबई और चेन्नई के बीच कौन सा हाईवे है, मतलब कौन सा नेशनल हाईवे है, तो अभी आपके NH48 ही है। कौन है? NH48 ही है। अगर पूछे मुंबई और चेन्नई के बीच की दूरी कितनी है, मतलब NH48 की लंबाई कितनी है, इसके बीच मुंबई और चेन्नई के बीच की लंबाई कितनी है, तो आपके 1290 किमी है। 1290 किमी, कितनी है? 1290 किमी है। ठीक, बचा आपका कोलकाता और चेन्नई के बीच, ये है आपका NH16 है, NH16। ठीक, अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपके 1684 किमी, 1684 किमी इसकी लंबाई है। ये आपके स्वर्णिम चतुर्भुज है। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज है। ठीक, ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज है। दिल्ली को कोलकाता को दिल्ली से कौन सा नेशनल हाईवे है? NH90 है। फिर दिल्ली को मुंबई से कौन सा नेशनल हाईवे? NH48 है। फिर आपका मुंबई को चेन्नई से, यानी अगर पूछे मुंबई को चेन्नई से कौन सा जुड़ता है? NH48 ही जुड़ता है। ठीक है, और इनकी लंबाई के बारे में हो गया। और एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा उत्तर और पश्चिम, मतलब उत्तर और दक्षिण गलियारा, मतलब पूछे भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आपको उत्तर और दक्षिण गलियारा। ठीक है, NH44 के नाम से उसे जाना जाता है। किसके नाम से? NH44 के नाम से। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं NH44। ये है आपको उत्तर पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, NH48 है। ये आपके श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है।
कहाँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, इसकी लंबाई अगर पूछे कितनी है तो इसकी लंबाई आपके 3700, कितनी है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई आपकी 3745 किमी, 3745 किमी। ठीक है, भारत का सबसे लंबा हाईवे अगर पूछे कौन सा है, NH44 है, सॉरी NH44 है, ये NH44 है। लंबाई कितनी है, 3745 किमी, 3745 किमी, जो कि श्रीनगर से आपके कन्याकुमारी तक है। ठीक, यानी जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक है। इसी प्रकार है आपका एक है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि गुजरात से लेकर असम तक है, गुजरात से लेकर असम तक है। कहाँ से, गुजरात से लेकर असम तक है। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई आपके 3300 किमी, 3300 किमी, मतलब कौन सा हाईवे है, NH27 है, NH27 है। ठीक है, इसे कहते हैं आपका ईस्ट यानी पूर्व और पश्चिम गलियारा, इसे करते हैं आपका नॉर्थ साउथ यानी उत्तर और दक्षिण गलियारा के नाम से जाना जाता है। उत्तर और दक्षिण गलियारा का कौन सा हाईवे है आपका, NH44 है, जबकि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है, 3745 किमी है। और पूर्व पश्चिम गलियारा की बात करें, पूर्व पश्चिम गलियारा की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 3300 किमी है। कौन सी हाईवे, NH27 के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, कौन सा अधिकार जो आपके उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका निवारण पाने का अधिकार, ऑप्शन बी दिया आपका समानता का अधिकार, ऑप्शन सी दिया आपका सूचित किए जाने का अधिकार, और ऑप्शन डी दिया आपका चुनने का अधिकार। ऑप्शन डी कहते हैं चुनने का अधिकार। तो किसकी बात करें, समानता के अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार किसमें दिया गया, आपके मौलिक अधिकार यानी भाग 3, संविधान के भाग 3 में क्या दिया गया, मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उसी में एक अनुच्छेद है 14 जिसमें आपके समानता के अधिकार के बारे में बताया गया। किसमें, अनुच्छेद 14 में आपके समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यानी निम्न में से कौन सा पूछा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो ये आपका समानता का अधिकार जो आपके उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, तो पूछे समानता का अधिकार किसमें दिया, अनुच्छेद 14 में, किसके अंतर्गत आता है, आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार किसमें दिया गया, संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इसमें भाग 3 में दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसी के बीच में आपका अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वह क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। कौन सा, डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका कैल्शियम, ऑप्शन बी दिया क्लोरीन, और ऑप्शन सी दिया आपका हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी दिया सल्फर। मतलब हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब कौन से आयन उत्पन्न करते हैं। तो जब आपको क्या, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वह क्रमशः क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन कौन से आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है, मतलब उड़कर आती है और जमा हो जाती है। ठीक, ऑप्शन दिया आपका पीली मिट्टी, ऑप्शन बी दिया आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन सी दिया वो काली मिट्टी, और ऑप्शन डी दिया बलुई मिट्टी। तो अगर हम बलुई मिट्टी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें बालू की अधिक मात्रा पाई जाती है। बलुई मिट्टी में जो होता है आपका बालू की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बलुई मिट्टी रखा गया है। तो जो बलुई मिट्टी होती है वो हवा के कारण या आपका उड़कर किसी दूसरे जगह मतलब जाती है और वहीं पर आपके इकट्ठा हो जाती है, यानी जमा हो जाती है, यानी ऑप्शन डी हो गया आपका सही आंसर। ठीक, क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर होता है कि बालू मिट्टी ही जो है आपके मतलब किसी हवा के कारण वो किसी जगह से दूसरे जगह पर जाकर जमा हो जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल जो आपका रंगपुर है, कौन सा स्थल है, रंगपुर, ये भारत के किस वर्तमान राज्य मतलब वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है दिया राजस्थान, ऑप्शन बी दिया आपका गुजरात, ऑप्शन सी दिया आपका हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया आपका हरियाणा। ऑप्शन डी क्या दिया है, हरियाणा। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन की बात कर रहे हैं ना, हड़प्पा कालीन कौन सा, रंगपुर,
अगर पूछा रंगपुर मतलब वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो आपके गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगर पूछे राजस्थान में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल स्थित है, तो यहाँ पर आपका कालीबंगन, कालीबंगन, कालीबंगन पूछे वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो आपके कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। रंगपुर की बात करें कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में ही आपका कौन सा है? धौलावीरा, धौलावीरा भी कहाँ पर है? आपके गुजरात में ही स्थित है। एक है आपका हरियाणा में, कौन सा है? ये आपका बनवाली है, बनवाली। बनवाली पूछे अगर से कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? वर्तमान में के हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? भारत के कितने राज्यों की सीमा जो आपके सिक्किम से जुड़ी है? ऑप्शन दिया आपका 1, ऑप्शन बी दिया आपका 2, ऑप्शन सी दिया आपका 4 और ऑप्शन डी दिया आपका 3। ठीक है, तो चलिए हम इसको हम किसी मैप से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैप से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया होगा भारत का मैप। अगर हम किसकी बात करें तो सिक्किम की बात करें, अगर हम सिक्किम का लोकेशन देखें तो सिक्किम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ पर है? आपका सिक्किम राज्य दिया हुआ। क्या हुआ है? सिक्किम राज्य यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिक्किम राज्य की अगर पीछे सीमा वर्तमान में मतलब कहाँ दिखाई दे रही है? सिर्फ कितने राज्यों से मतलब स्पर्श करती हुई दिख रही है? तो सिर्फ एक राज्य से। किससे? ये भी आपके वेस्ट बंगाल से ही दिखाई दे रही है। ठीक, किससे? वेस्ट बंगाल से, यानी वेस्ट बंगाल। तो यानी कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है सिक्किम से? सिर्फ 1। कौन सी है? ये आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और अगर हम राज्यों की बात करें, ठीक है, इसमें और क्या क्या अगर पूछ सकता है? ठीक, तो जैसे अगर हम पूछ लें यहाँ पर आपका भूटान, ये दिया आपका भूटान है। देश की बात करें यहाँ पर भूटान हो जाएगा। यहाँ पर है आपका नेपाल, क्या है? नेपाल है। यहाँ पर दिया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। इधर है आपका म्यांमार, म्यांमार। इधर है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, अगर हम पूछे नेपाल की सीमा, नेपाल की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपका नेपाल। नेपाल की सीमा अगर पूछे कितने राज्यों के साथ करती है, तो आपका किसकी बात कर रहा है? नेपाल की। नेपाल की सीमा अगर बात करें इधर से, ठीक है, तो ये आपका कितने राज्यों के साथ है? बिहार के साथ है। किसके साथ है? बिहार के साथ है, सिक्किम के साथ है, और इधर आपके पश्चिम बंगाल के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है, उत्तराखंड के साथ है। किसके साथ है? उत्तराखंड के साथ है। ठीक, कितने राज्यों के टोटल आपके? उत्तराखंड 1, आपका उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और सिक्किम 4, वेस्ट बंगाल 5। कितने? बिहार सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, यानी टोटल आपके 5 राज्यों के साथ किसकी सीमा स्पर्श होती है? आपके नेपाल की। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पर नोट कर लेते हैं, कौन कौन से? पहले लिखते हैं नेपाल। ठीक है, नेपाल की सीमा कौन कौन से राज्य थे? एक था आपका, ऊपर से देखते हैं तो एक था आपका सिक्किम, सिक्किम था। सिक्किम के बाद आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद आपका बिहार, कौन सा है? बिहार है। बिहार के बाद है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड। टोटल आपके सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी टोटल आपके 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। अब यही पर अगर किसकी बात करें? पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। किसकी? पाकिस्तान के। अगर पूछे पाकिस्तान की सीमा किसके किसके साथ सीमा साझा करती है, तो इधर आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात। किसके किसके साथ? पाकिस्तान के। ठीक, कौन कौन से राज्य हैं? ये आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर एक आपका यूटी है, जम्मू कश्मीर है, फिर आपका पंजाब है, पंजाब है, राजस्थान है, राजस्थान है, और है आपका गुजरात, गुजरात। ये सब राज्य मतलब कितने राज्यों? 3 राज्य और एक यूटी के साथ आपकी कौन सा देश है आपका? पाकिस्तान की सीमा साझा करती है। ठीक है, तो और अगर हम इधर बात करें किसके साथ? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा किसके साथ साझा होती है? तो आपका वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, यहाँ पर आपका त्रिपुरा दिया हुआ है, और मिजोरम के साथ, मिजोरम के साथ। ठीक है, ये सब राज्यों के साथ आपके बांग्लादेश। अब म्यांमार की बात करें तो म्यांमार है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर
और मिजोरम के साथ आपके म्यांमार की सीमा साझा होती है। ठीक है, किसके साथ, कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम के साथ आपके म्यांमार की सीमा भी साझा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, नल कलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। नल कलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन बी दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया आपका उड़ीसा और ऑप्शन डी दिया आपका तमिलनाडु। ऑप्शन डी क्या दिया है, तमिलनाडु। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, नल कलेवर। नल कलेवर उत्सव अगर पूछे कहाँ मनाया जाता है तो आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर, उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। अगर पूछे इस मतलब उत्सव में किसकी पूजा की जाती है, इसमें आपके भगवान जगन्नाथ, मतलब किसकी भगवान जगन्नाथ मंदिर में इसमें मतलब पूजा की जाती है, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा करती है। और अगर पूछे इस उत्सव में क्या होता है, इस उत्सव में जो है आपका भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा इन सब की मूर्तियाँ मतलब परिवर्तित यानी चेंज की जाती है, मतलब नई मूर्ति यहाँ पर लाकर रखी जाती है। अब पुरानी मूर्ति को यहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। ऑप्शन दिया आपका कारगम, ऑप्शन बी दिया आपका कुडियाट्टम, ऑप्शन सी दिया आपका यक्षगान और ऑप्शन डी दिया आपका कथकली। किसकी बात कर रहा है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य अगर पूछे कौन सा है तो यह आपका कारगम है। कौन सा है, कारगम है। अगर पूछे कुडियाट्टम कहाँ का है तो आपके केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। यक्षगान कहाँ का है, यक्षगान आपके कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक। और कथकली भी कहाँ का है, ये भी आपके केरल का है। ये आपके शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य। अगर आप बताएंगे एक बार कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है, मतलब किस शहर में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, ऑप्शन दिया आपका लखनऊ, ऑप्शन बी दिया आपका मेरठ, ऑप्शन सी दिया आपका पंतनगर और ऑप्शन डी दिया आपका सहारनपुर। ऑप्शन डी क्या दिया है, सहारनपुर। ठीक, तो पूछा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय अगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अगर पूछा किस शहर में स्थित है तो आपके मेरठ में स्थित है। कहाँ पर है, मेरठ में स्थित है। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। किस शहर में है, आपके मेरठ में स्थित है। ठीक, अगर पूछे लखनऊ में क्या है तो लखनऊ में आपका राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान अगर पूछे कहाँ पर है तो आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक, अगर पूछे पंतनगर की बात करें तो पंतनगर में आपका जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अगर पूछे कहाँ पर है, आपके पंतनगर में है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में आपका सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, सेंट्रल पल्स एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके कहाँ पर है, आपके सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन दिया आपका फतेहपुर, ऑप्शन बी दिया आपका मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी दिया आपका मिर्जापुर और ऑप्शन दिया आपका मुरादाबाद। तो किसकी बात करें, पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है कि मुरादाबाद को। किसे, मुरादाबाद को किस नाम से, पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे मुरादाबाद में क्या होता है, मतलब पीतल की उद्योग अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो आपके मुरादाबाद में पाया जाता है। इससे क्या बनते हैं, इससे आपके बर्तन बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टील टूल मतलब जो पीतल के कार्य होते हैं सब यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर होते हैं, आपके मुरादाबाद में होते हैं। अगर मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर में क्या होता है, तो यहाँ पर कालीन और यहाँ पर भी आपके पीतल के बर्तन पाए जाते हैं। यहाँ पर किसके, पीतल के बर्तन आपके मिर्ज़ापुर में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया हो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर रहता है, आपके मुरादाबाद में होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन दिया आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी दिया आपको गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी दिया आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी दिया आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार की बात कर रहा है
तो अगर पूछे हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 अगर पूछे किसे प्रदान किया गया है, तो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका निर्जा भनोट पुरस्कार, ऑप्शन बी दिया आपका चमेली देवी पुरस्कार, ऑप्शन सी दिया आपका नायद दुम्मा पुरस्कार और ऑप्शन डी दिया टेम्प लटन पुरस्कार। ठीक है, तो पूछा अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को, इसको मतलब अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने और एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को पूछे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इन्हें दिया जाता है को निर्जा भनोट पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, निर्जा भनोट पुरस्कार दिया जाता है। अगर पूछे चमेली देवी पुरस्कार किसे मतलब किसे दिया जाता है, तो आपके महिला पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, महिला पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। महिला पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार आपका, चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो आपके मेघालय में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपको डाफला पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी दिया आपको जयंतिया पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी दिया आपको गारो पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी दिया खासी पहाड़ियाँ। तो मेघालय की बात करें तो मेघालय में आपके जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, ये आपके कहाँ पर मेघालय में मिलती हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती हैं, शिलांग पठार के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, शिलांग पठार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कौन कौन पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया, गारो और खासी। ठीक, किसके अंतर्गत, शिलांग पठार के अंतर्गत आती हैं। अगर पूछे शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये आपका नोकरेक है। कौन है, नोकरेक जो है आपका शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे नोकरेक जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपके गारो पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है, गारो पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और किसकी बात करें, अगर पूछे मासीराम जो कि आपके मेघालय का शहर है मासीराम और चेरापूंजी, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। अगर पूछे मासीराम और चेरापूंजी अगर किस पहाड़ी पर है, तो आपके खासी पहाड़ी पर है। कौन कौन से हैं, मासीराम और चेरापूंजी। मासीराम और चेरापूंजी अगर पूछे किस पहाड़ी पर है, तो आपके खासी पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक, किस पहाड़ी पर है, आपके खासी पहाड़ी पर स्थित है। और पूछे अगर डाफला पहाड़ी जो है आपके मेघालय में स्थित नहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। और फिर डाफला पहाड़ी है कहाँ पर, ये आपके असम, कहाँ पर है, असम और अरुणाचल प्रदेश में। असम और अरुणाचल प्रदेश में आपके कौन सी पहाड़ी है, आपकी डाफला पहाड़ी स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत मतलब डैश में की गई थी। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी। ऑप्शन दिया आपका 2014, ऑप्शन बी दिया 2012, ऑप्शन सी दिया आपका 2006 और ऑप्शन डी दिया आपका 2009। तो जबकि भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत है कब की गई थी, आपके 2009 में की गई थी। कब, 2009 में की गई थी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कहाँ से शुरू हुई थी, तो आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से शुरू हुई थी, दार्जिलिंग से शुरू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। किसमें बात कर रहा है, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन दिया 2018, ऑप्शन बी दिया आपको 2016, ऑप्शन सी दिया आपको 2014 और ऑप्शन डी दिया 2017। ठीक है, तो भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन अगर पूछे संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, ये पारित किया गया था आपके 2018 में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है। ऑप्शन दिया वित्तीय समावेशन विभाग, ऑप्शन बी दिया आपका लेखा संबंधी मामलों का विभाग, ऑप्शन सी दिया आपका आर्थिक मामले विभाग और ऑप्शन डी दिया डाक विभाग। तो भारत सरकार की जो आपके मतलब भुगतान बैंक का जो संचालन करता है, मतलब कौन करता है, कौन सा विभाग आपका करता है, तो करता है आपका डाक विभाग। कौन विभाग है, डाक विभाग द्वारा इसे किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया सिलिकॉन, ऑप्शन बी दिया आपका सोडियम,
ऑप्शन सी दिया आपका सिल्वर और ऑप्शन डी दिया आपका सल्फर। तो सौर सेल का निर्माण करने के लिए अगर पूछे किस तत्व का उपयोग किया जाता है आपको सिलिकॉन का। इसका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जिसका ठीक है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन डी सोडियम, ये थे आपका सिल्वर यानी Ag, अरे सॉरी सिल्वर, सिल्वर यानी यहाँ पर चांदी हो जाएगा, हाँ Ag सही है ठीक। और आपका एल्युमिनियम हो जाएगा आपका Al, और सल्फर की बात करें तो S ठीक। तो सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है आपके सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें ठीक है। और तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।